हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से। फर्स्ट चैप्टर है स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये है पेज नंबर 1। फर्स्ट पेज में यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऐसा कंपनी इंस्टीट्यूशन जो किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में एज ए स्टेक के रूप में परफॉर्मेंस करता है। यानी कहने का मतलब है स्टेक होल्डर एक ऐसा पर्सन है जिसका एक कुछ इंटरेस्ट होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर के रूप में काउंट की जा सकती है। और स्टेक होल्डर मतलब आप इन शॉर्ट समझ सकते हो, स्टेक होल्डर में यहाँ पर बैंक्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर, सोसाइटी, कस्टमर, मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉयज़ सभी स्टेक होल्डर के रूप में काउंट होते हैं, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बिजनेस में होता है। अगर मैं ऑनर का लूँ, ऑनर का इंटरेस्ट क्या होगा बिजनेस में? बिजनेस का उन्नति हो, बिजनेस सक्सेस करे, बिजनेस को अच्छी प्रॉफिट मिले, उनको भी अच्छा रिटर्न मिले, ये होती हैं उनकी इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, हेल्दी इन्वायरमेंट बना कर रखे, कंपटीशन का, टाइम पर टैक्स पे करे, अप्रोप्रिएट टैक्स पे करे। सोसाइटी के प्रति सोसाइटी क्या इंटरेस्ट लेगी? जॉब मिले, सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखा जाए, इन्वायरमेंट अच्छी रखी जाए, अर्निंग कैपेबिलिटीज को इकोनॉमिक सिस्टम का बढ़ाया जाए। तो ये सब इंटरेस्ट होती हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की। अब हम आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंसेस है? बहुत सिंपल सी बात है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंसेस को लेकर। लेकिन अगर इस डिफरेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है शेयर के रूप में। इन्वेस्ट करेंगे पैसा शेयर के रूप में, जहां पर उन्हें शेयर मिलता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो शेयर क्या होती है? शेयर कंपनी का एक कैपिटल का छोटा सा हिस्सा होता है। सपोज कीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए, जो भी हम ये काउंट करें, हम सपोज कर लेते हैं 10 करोड़ रुपए ही काउंट कर लेते हैं। 10 करोड़ रुपए कैपिटल की ज़रूरत है, बट ये आसान नहीं है किसी भी ओनर को इन्वेस्ट करना एक बार में। तो ओनर इन्वेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाती है, तो कंपनी क्या करती है, इस बाकी पैसे को, जितनी बाकी रकम होगी उस पैसे को कवर करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए शेयर इशू करती है, जहां पर प्राइस सभी शेयर का इक्वल रहेगा। सपोज कीजिए 10 करोड़ जब ज़रूरत है, एक ऑनर ने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 7 करोड़ रुपए बाकी है। जब 7 करोड़ रुपया बाकी है तो वो कहाँ से आएगा? 7 करोड़ को सपोज करो वो नंबर ऑफ शेयर्स में बांट देती है। मैं नंबर ऑफ शेयर्स में बांटने के लिए सपोज करो उसने 7 करोड़ शेयर को 70 लाख शेयर के रूप में इशू कर दी, यानी एक शेयर का दाम 10 रुपया हुआ। आप अगर 5 शेयर खरीदते हो तो 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप 100 शेयर परचेस करते हो तो 100 × 10 1000 रुपये शेयर पे करने पड़ेंगे। इस तरह से शेयर की प्राइस डिसाइड होती है, और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं जो मार्केट में इशू की जाती है, जिसे परचेस करने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं। ये शेयर होल्डर्स पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक तरह के कंपनी के ओनर कहलाते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंसेस में, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। दैट मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। तो इनकी पहला डिफरेंसेस है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में, कि स्टेक होल्डर का जो स्कोप होता है वो बहुत वाइडर होता है,
क्योंकि स्टेक होल्डर इज नॉट लिमिटेड, क्योंकि स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट, बैंक, शेयर होल्डर तो खुद भी होते हैं, डेटर्स, ओनर, क्रेडिटर्स, लेंडर, ये सभी लोग आते हैं। बट शेयर होल्डर में से जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वही, मतलब इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में शेयर के रूप में, वही शेयर होल्डर कहलाते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस, इसीलिए ये शेयर होल्डर नैरो है। स्टेक होल्डर हम सभी बिजनेसों में यूज कर सकते हैं वर्ड्स, क्योंकि ओनर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये जो है सभी बिजनेस में यूज किया जा सकता है। बट शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक बिजनेस में ही यूज किया जा सकता है। अब आते हैं पेज नंबर 2 पर। हमने दो डिफरेंसेस स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का देख लिया। पहला डिफरेंसेस आप देख चुके हैं, ये वाइडर स्कोप एंड नैरो स्कोप। स्टेक होल्डर हैज़ अ वाइडर स्कोप एंड शेयर होल्डर हैज़ अ नैरो स्कोप। एंड सेकेंड, स्टेक होल्डर सभी बिजनेस में यूज़ की जा सकती है, बट शेयर होल्डर जॉइंट स्टॉक बिजनेस में ही यूज़ की जा सकती है। अगला टर्म्स आता है स्टेक होल्डर। यहाँ पर कस्टमर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ कोई भी हो सकता है, बट शेयर होल्डर जो शेयर में इन्वेस्ट करता है वही सिर्फ शेयर होल्डर हो सकता है। तो ये तीन डिफरेंसेस हो गई शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बीच में। अब आते हैं डिफरेंसेस पेज नंबर 2 में। पॉइंट 1.3 देखिएगा, लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। तो आते हैं डिफरेंसेस में। द फर्स्ट डिफरेंसेस इज फिनेंशियल स्टेक। Stakeholders like shareholders and the employees have a financial stake in the business firm. A customer में लिखा हुआ है customer do not have a financial stake in the business firm. Right? ये पहला पॉइंट में है stakeholder who invest the money और they are the related the business for financial transaction. That means यहाँ पर financial transaction होती रहती है, वो है स्टेक होल्डर्स के। बट कस्टमर में किसी तरह का फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स दे आर नॉट लेंडिंग द एनी मनी। यहाँ पर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब लेंडिंग करना, पैसे के लेन देन काफ़ी होगी, बट कस्टमर में उतनी नहीं होती है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग तक ही रहती है। दैट मीन्स ओनली द बाइंग, सेल तो कस्टमर करते नहीं, सिर्फ बाई तक ही रहती है, इसीलिए इसे फिनेंशियल स्टेक बोल सकते हैं। स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर हुआ, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं दी जा सकती। स्टेक होल्डर जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के रूप में। लेंडर जो पैसा लोन देते हैं किसी फिनेंशियल माने किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर ये फिनेंशियल स्टेक हो रही है। द सेकेंड वन, सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टेक होल्डर ही कैपिटल की सप्लाई करती है, कस्टमर किसी तरह का स्टेक की सप्लाई, दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पर कि कस्टमर किसी तरह का फिनेंशियल सप्लाई नहीं करता, किसी तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कैपिटल की सप्लाई नहीं देती है, कस्टमर सिर्फ बाइंग करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट खुद बताया जा रहा है, बाइंग गुड्स एंड द सर्विसेज। स्टेक होल्डर डू नॉट बाई एनी गुड्स एंड सर्विसेज बट कस्टमर बाई। स्टेक होल्डर का काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, लैंडिंग करना और भी बहुत से हैं, बट यहाँ पर कस्टमर सिर्फ बाइंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज। रिस्क टेकिंग, स्टेक होल्डर ही सारा रिस्क लेता है, बट कस्टमर किसी तरह का रिस्क नहीं लेता। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होती है स्टेक होल्डर के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होती है, बट कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमें यानी बिजनेस को प्रोडक्शन करना पड़ता है। यहाँ तक 5 पॉइंट हो गई है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से ये रिपीट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को किसी तरह का मार्केट सेटिस्फेक्शन मिले ये कोई ज़रूरी नहीं होता, बट कस्टमर को होना चाहिए, कि कस्टमर के को सेटिस्फाइड कर हम प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, सर्विसेज की सप्लाई कर पाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर के बीच में ही होती है,
कस्टमर के बीच में नहीं। कस्टमर किसी तरह का प्रॉफिट शेयर नहीं करता। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि आप बोल सकते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में एम्प्लॉयर्स और ओनर भी आ सकते हैं, बट कस्टमर किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इनका सिर्फ काम बाइंग एंड सेलिंग तक रहता है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 3। यहाँ पर पहला डिफरेंसेस है शेयर होल्डर और कस्टमर के बीच में। शेयर होल्डर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कंपनी में फिनेंशियल स्टेक रखता है बट कस्टमर फिनेंशियल स्टेक नहीं रखता। यहाँ पर शेयर होल्डर और कस्टमर का जो डिफरेंसेस है स्टेक होल्डर और कस्टमर के डिफरेंसेस से मैच करता हुआ मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर यहाँ पर फिनेंशियल स्टेक रखता है बट कस्टमर किसी तरह का स्टेक होल्डिंग नहीं रखता। इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है मनी कंपनी में शेयर को परचेस करके, बट कस्टमर किसी तरह का मनी इन्वेस्ट नहीं करता है शेयर के रूप में या किसी भी तरीके से। डिविडेंड, शेयर होल्डर ही डिविडेंड रिसीव करते हैं किसी भी कॉमर्शियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, बट कस्टमर किसी तरह का डिविडेंड रिसीव नहीं करते हैं किसी कॉमर्शियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। रिस्क, शेयर होल्डर ही बहुत से तरह के रिस्क लॉसेस को बियर करते हैं, बट कस्टमर किसी तरह का लॉसेस और रिस्क बियर नहीं करते हैं। आप चाहे तो पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं अपने से एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ। बाइंग एंड सेलिंग, स्टेक होल्डर में जो पॉइंट था वही वाला पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा शेयर होल्डर के रूप में, बस नाम शेयर होल्डर हो जाएगा। शेयर होल्डर डू नॉट बाइंग एनी गुड्स एंड द सर्विसेज बट कस्टमर बाइंग गुड्स एंड द सर्विसेज। 6 पॉइंट ले सकते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पर शेयर होल्डर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होता है, बट कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्शन होती है। तो आपके 5 मार्क्स के लिए ये डिफरेंस तैयार हो गई। यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने पढ़ाया, आपके बुक के पेज नंबर 3 पे सिर्फ 4 पॉइंट दी गई है। नेक्स्ट डिफरेंसेस में आते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। यहाँ क्रेडिटर्स का मतलब आप ये रखिएगा कि जो किसी तरह का लोन लैंडिंग करता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। शेयर होल्डर का डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है। नाउ टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर इंटरनल स्टेक होल्डर है। आगे जाके आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होता है। क्रेडिटर्स एक तरह का एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है। मैं बस छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता है। इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो बिजनेस के इंटरनली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर से इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस से। दोनों ही बिजनेस से इन्वॉल्व होंगे, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। नाउ नेचर ऑफ इन्वेस्टर, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में एज ए कैपिटल। ये लोग शेयर के रूप में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, बट क्रेडिटर्स यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे डिबेंचर के रूप में या फिनेंशियल लोन किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन को दिया हो तो वो लोग क्रेडिटर्स कहलाते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क, शेयर होल्डर की रिस्क ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की रिस्क कम होती है क्योंकि इन्हें फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज मिलता है। क्रेडिटर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज मिलता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस पाती है तब भी क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बिजनेस बंद होती है तो क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा उनका लोन। बट अगर शेयर होल्डर को किसी तरह का फिक्स परसेंटेज नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस अगर लॉस खाती है, बिजनेस को किसी तरह का लॉसेस होता है, वो सारा लॉसेस शेयर होल्डर को बियर करना पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के वाइंड अप होने के बाद शेयर होल्डर
कि अगर शेयर होल्डर के हिस्से में कुछ बचता है तो ही मिलेगा। सभी को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी शेयर होल्डर को कुछ मिला जाए, मैंने उन लोगों को मिल सकेगा। अदरवाइज उन्हें किसी तरह का पेमेंट, किसी तरह का अमाउंट नहीं मिल सकता। प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस की सभी प्रॉफिट एज ए डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर में बांटी जाती है, बट क्रेडिटर्स को किसी तरह का प्रॉफिट नहीं मिलता है। वो लोन प्रोवाइड किए रहते हैं उस लोन पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। मेंबरशिप, कंपनी में मेंबरशिप का राइट्स सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को होता है, वही उनको ही वोटिंग राइट्स होती है, बट क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ना उन्हें मेंबरशिप मिलता है। ये रहा डिफरेंसेस जो हम देख चुके हैं। नाउ अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मीनिंग। ये जो स्टेक होल्डर होते हैं दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं, पहला इंटरनल स्टेक होल्डर, दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब आप डेफिनेशन देखिए पेज नंबर 3 के पॉइंट 1.4 पर। स्टेक होल्डर्स who are involved in the business from within the organization are known as internal stakeholder। ऐसा स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर से उसे हम इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं, जिसमें ओनर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ ये लोग होते हैं जो कैपिटल सप्लाई करते हैं कंपनीज को, रिस्क बियर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं या एम्प्लॉयमेंट का मतलब दोनों ही मतलब होगा, मैनेजर्स भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे, जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से एफर्ट देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हम लोग एक स्कूल में, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, उस स्कूल में प्रिंसिपल ये एम्प्लॉयर है, हम लोग एम्प्लॉय हैं, हम दोनों ही अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट देते हैं जिससे हम स्कूल को डेवलप कर सके, तो हम दोनों ही स्कूल के इंटरनल स्टेक होल्डर होंगे। आते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 टॉप में ही देखिए, टॉप ऑफ द पेज पॉइंट 2 करके लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इसकी डेफिनेशन है स्टेक होल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो बाहर से बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सभी स्टेक होल्डर हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, मीडिया, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सभी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर को और भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, आप राइट हैंड साइड पेज में देख सकते हो, प्राइमरी स्टेक होल्डर और सेकेंडरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऐसा स्टेक होल्डर जो बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत बिजनेस से बहुत ही करीबी क्लोज इंटरेक्शन रखते हैं, उन्हें हम प्राइमरी स्टेक होल्डर कहते हैं। जैसे ओनर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, डीलर, क्रेडिटर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि इनके बिना बिजनेस चलाना आसान नहीं होता। बट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी स्टेक होल्डर, जस्ट उसके नीचे ही लिखा हुआ है। ये ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनके मैंने ये भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, इनमें भी इंटरेक्शन होता है बिजनेस के प्रति, लेकिन यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, जैसे जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, मीडिया। ये सब एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टेक होल्डर के। बट आप सोचते होंगे लोकल पब्लिक क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वही तो हमारे कस्टमर्स बनते हैं। जनरल पब्लिक या लोकल पब्लिक जो आसपास बिजनेस के आसपास से गुजरते हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी बिजनेस से कुछ परचेस करें, इसीलिए ये क्लोजर इंटरेक्शन नहीं रखते और ये सेकेंडरी स्टेक होल्डर के रूप में काउंट होते हैं। जो पर्सन एज ए कस्टमर के रूप में आकर बिजनेस से परचेस करते हैं वो कस्टमर प्राइमरी स्टेक होल्डर में आ सकते हैं।
अभी तक हमने पढ़ा, ये जो टॉपिक हमने अब तक पढ़ा है, स्टेक होल्डर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर तक पढ़ा। आते हैं डिफरेंसेस, उनके नीचे में एक डायग्राम के नीचे में बनी हुई है, पेज नंबर 4 में आप देख सकते हैं। देखिए पहले मैं डायग्राम को एनालिसिस करके बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन देखिए बीच में है, उसमें आसपास कौन है, शेयर होल्डर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब जो है आपके इंटरनल स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद जो सोसाइटी, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के नाम लिखे हुए हैं। आते हैं डिफरेंसेस में, इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। पोजिशन, इंटरनल, दे ऑपरेट फ्रॉम द इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर हुए, ये लोग क्या करते हैं, ऑनर हुए, ये सब बिजनेस को अंदर से मैनेज करते हैं, बाहर से नहीं। बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशन, बिजनेस के इंटरनल फंक्शन, क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, किस तरह से वर्क करना होगा, ये सारा ऑपरेटिंग इंटरनली होता है। बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बाहर से ऑपरेट होती है, जैसे हमें लोन कितना लेना होगा, कस्टमर क्या चॉइस करते हैं खरीदने के लिए, क्या पसंद करते हैं, गवर्नमेंट को कितनी टैक्स पे करने पड़ेगी, ये सारा इंटरेक्शन, ये जो सारा जो ऑपरेशन है ये बाहर से होती है। रोल, इंटरनल स्टेक होल्डर का रोल है मैनेजमेंट में, वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। इनके पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होता है, पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, फंक्शन क्रिएट करना, डेली टास्क का रूटीन तैयार करना, ये सभी इंटरनल वर्क इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंटरनल मैनेजमेंट या वर्किंग ऑपरेशन में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन माने हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, यहाँ पर कंसिस्ट, ऑनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, ये सब लोग आते हैं। बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में सप्लायर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक आते हैं। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, पेज नंबर 1, 2, 3, ये सभी पेज नंबर में, 4 नंबर पेज नंबर में जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, जहाँ यहाँ तक, इनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के एक और क्वेश्चन है जो हमने पेज नंबर 1 में पढ़ा था ना, कि देखिएगा आप डिफरेंसेस के टाइम पे पढ़ा था शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का, वहाँ पर देखिएगा स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर भी आता है। तो वहाँ से एक ये जो लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर बट ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर। क्योंकि हम जानते हैं स्टेक होल्डर में कौन कौन आ सकते हैं। स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आते हैं, ऑनर आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स सभी आते हैं। बट शेयर होल्डर में सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन आएंगे जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, वही स्टेक होल्डर आएंगे हु इन्वेस्ट द मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। वही शेयर होल्डर सिर्फ स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो इसीलिए सारा शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकते हैं, बट सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं हो सकते। ये 2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में आ सकती है। अब आते हैं हम आपको पढ़ाने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो है एक्सपेक्टेशन। आप अपने आप को ही सोचिए कि अगर आप बिजनेस के मालिक हुए, आप डिफरेंट टाइप्स के स्टेक होल्डर होते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे बिजनेस से। आप अगर बिजनेस के मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो आप बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो सबसे पहले आप बिजनेस से एक्सपेक्टेशन तो यही रखेंगे, आपने जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसकी सेफ्टी हो। दैट मीन्स फर्स्ट रोमन पॉइंट देखिए, सेफ्टी ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यहाँ पर उनके कैपिटल की कंट्रीब्यूशन हो। फिर सेकेंड पॉइंट, अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न in the form of dividend on their capital.
यहाँ पर अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है एज ए ओनर, एज ए शेयर होल्डर, तो आपको सही रिटर्न मिले, प्रॉफिट का सही पोर्शन आपको मिले, आपके बिजनेस की प्रॉफिट अच्छी हो। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का है उसके हिसाब से आपको कैपिटल का एप्रिसिएशन हो। द वर्ड एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। आज आप 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस जो चला रहे हैं, अगर 5 साल 7 साल बाद वही 1 लाख का बिजनेस आपका 10 लाख के रुपए के बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, मैं 10 लाख रुपए के बिजनेस तक में बढ़ जाता है, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया ही कहलाएगा? ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि आपने जब 1 लाख का बिजनेस चलाया था, उस वक्त का जो 1 लाख का जो बिजनेस था, वो बिजनेस प्रॉफिट देकर, प्रॉफिट को और री इन्वेस्ट करके, मनी वैल्यू को बढ़ाकर आपका कैपिटल और भी बढ़ चुका होता है, तो आपके कैपिटल का एप्रिसिएशन मिले। नेक्स्ट, एक्यूरेट अप टू डेट रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या वर्क कर रही है, उनका एक्यूरेट सटीक आपको रेगुलर वर्किंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, और बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन क्या है, फिनेंशियल हेल्थ क्या है, उसके बारे में पता चले। दैट मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग, एनालाइसिंग जो हो रही है उनके बारे में डिटेल्स से आपको पता हो। बिजनेस में क्या क्या वर्क किया जा रहा है, किसी तरह का फ्रॉड ना हो, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी ऑफ डिसीजन ऑफ द कंपनी, आपको भी उतना ही इक्वल सम्मान मिले जितना सभी ओनर्स और शेयर होल्डर्स को मिल रहा है कंपनी में। पॉलिसी डिसीजन में कंपनी की या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसकी गुडविल इतनी अच्छी हो, पब्लिक इमेज इतनी अच्छी हो कि जिससे आपको प्राउड फील हो। अगर आपकी बिजनेस बहुत अच्छी होगी तो आपको अच्छा प्राउड फील होगा सोसाइटीज़ में, बिजनेस मार्केट में, कंपटीशन में, कि आपकी बिजनेस बहुत अच्छी है। आते हैं पेज नंबर 5 में, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ का। अगर आप सोचिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको अच्छा वहाँ पर इन्वायरमेंट मिले काम करने का, आपकी जॉब की सिक्योरिटीज़ हो, आपको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये सब तो आप चाहेंगे ही कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये सब की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपको ये सब मिले। वही आते हैं देखने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रोमन नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज अंडर द कॉग्नियल कंडीशन। जिस तरह का भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको वर्क करने का, कंटिन्यू वर्क करने की सुविधा मिले, आपको जॉब सिक्योर मिले। सिक्योर मतलब आप परमानेंट या आप आगे कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। आपको फेयर रेमुनेशन मिले। रोमन नंबर 2, फेयर रेमुनेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। आपको सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, आपको फेयर और सही मिले, जिससे आपको काम करने में और भी आसानी हो। रोमन नंबर 3, आपको कंफर्ट वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, जिससे आप अच्छे से वर्क कर सको। आपको बहुत सारा वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिले, जैसे हाउसिंग का, मेडिकल केयर का, सोशल सिक्योरिटीज़ का, चाहे पेंशन के रूप में मिले, ग्रेजुइटी के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में मिले, हेल्थ रिक्रिएशन का, ये सब के भी आपको बेनिफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन से। आप ये भी चाहेंगे, पॉइंट नंबर 5 देखिए, आप ये भी चाहेंगे आपको प्रमोशन मिले, डेवलपमेंट में हो, एजुकेशन करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको अपने करियर को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आपको अगर ये सब मिलता रहेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फाइड रहेंगे। यही एक्सपेक्टेशन एक एम्प्लॉयज़ का होता है। पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन जो होता है उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैनेजमेंट में भी हिस्सा मिले। अगर क्योंकि एक एम्प्लॉयज़ ही इंटरनल मैटर को अच्छे से जानता है, जो मैनेजर्स या मैनेजमेंट बॉडीज़ के सामने एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, तभी जाकर मैनेजमेंट बॉडीज़ जो हैं काम को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्विक एंड फेयर
रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता हो तो उसमें सटीक और सही और बहुत जल्दी उसमें ग्रीवेंस मिल सके, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो। प्रिकॉशन ऑफ द ट्रेड यूनियन राइट्स, हमें ट्रेड यूनियन राइट्स का प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ के साथ हार्मिंग ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। आते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन में, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर्स में है आपका, देखिए फर्स्ट है फेयर प्राइस ऑफ द सप्लाईज। आपको जो सप्लाईज होता हो सामान, आप जो सप्लाईज किया जा रहा है आपको उस पर फेयर प्राइस मिले। यहाँ पर सप्लायर्स का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जब एक सप्लायर एक इंडस्ट्रीज को, एक फैक्ट्रीज को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, तो वो क्या चाहेगा, उसको एक फेयर प्राइस मिले। रोमन नंबर 2, टाइम पर उसको पेमेंट मिला करे, रेगुलर मिला करे, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट टर्म्स। जैसे मैं बोलता हूँ कि आज मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ रॉ मटेरियल का, वो मुझे 2 महीने के अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो वो 2 महीने के अंदर पेमेंट अगर उसके पास आती है तो सप्लायर्स को ईजी होता है, कंफर्ट फील करता है डील करने के लिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नाउ पॉइंट नंबर रोमन 3, रीजनेबल टर्म्स ऑफ द डिलीवरी एंड पेमेंट। जिस तरह से पेमेंट का शेड्यूल बना हुआ था उस तरह से डिलीवरी का भी हो। जैसे आपने ऑर्डर किया तो उस टाइम पीरियड के अंदर डिलीवरी किया जा सके, जिससे बिजनेस को ऑपरेट करने में सुविधा हो। इन शॉर्ट उनको सही टाइम पर ऑर्डर भी मिला करे, सही टाइम पर ऑर्डर मिले ऐसा, और उनके रेगुलर सप्लाई ऑर्डर्स को किया जा सके। कंपनी का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी उन्हें पता हो। अगर बिजनेस बहुत ह्यूज लॉसेस में चल रही हो और सप्लायर से रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेस किया जा रहा है, तो सप्लायर इतना सक्षम नहीं होगा कि हर वक्त देता जाए, क्योंकि उसे भी पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट देखिए, हेल्दी रिलेशन बनाना होगा बिजनेस के साथ, सप्लायर्स के साथ, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस अगर सप्लायर्स के साथ अच्छी रिलेशन बनाती है तो उनके जो क्रेडिट टर्म्स है, रेगुलर बेसिस पे जो ऑर्डर्स हैं, सप्लाईज की जा रही हैं, पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो इन्वायरमेंटल, मतलब दैट मीन्स द फेवरेबल इन्वायरमेंट के हिसाब से काम होगा, फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से काम किया जा सकेगा। अब सपोज कीजिए आप क्रेडिटर्स हो, आपने किसी को, मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, तो आप क्या वहाँ पर एक्सपेक्ट रखेंगे बिजनेस से? पहला एक्सपेक्टेशन तो आप सिंपली से वही सोचेंगे कि आपके लोन का सेफ्टी प्रोवाइड हो और आपको रेगुलर पेमेंट के रूप में इंटरेस्ट स्पेसिफिक टाइम पे मिलता रहे। आप स्पेसिफिक टर्म रिटर्न्स पे आपको एक्सपायरी के पहले ही, मैंने रोमन पॉइंट नंबर 3 आपको लोन एक्सपायर होने के पहले ही आपकी जो राशि है, दैट मीन्स द लोन अमाउंट, वो पेमेंट हो जाए। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपका लिखा हुआ है आपके लोन की सेफ्टी रखी जाए, आपको रेगुलर पेमेंट मिले इंटरेस्ट के रूप में, और तीसरा टाइम के पहले, मैच्योरिटी पीरियड्स के पहले आपके लोन पेमेंट कर दी जाए। आपके मतलब यहाँ क्रेडिटर से है। पॉइंट नंबर 4, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंटरप्राइजेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है उसके बारे में अप टू डेट रिपोर्ट क्रेडिटर्स को होनी चाहिए। एंड द पॉइंट नंबर 5, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का लोन उठाता है तो ओनर्स को किसी तरह से पर्सनल गारंटी या एसेट्स को मॉर्गेज करना होगा। मॉर्गेज मतलब बंधक, आपको जमा रखना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को या पर्सनल गारंटीज देनी पड़ेगी। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एसोसिएट्स या कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स, एसोसिएट मतलब आप सिमिलर टाइप के बिजनेस के लोग हैं, जहां पर 2, 4, 5, 10 जो सिमिलर टाइप के बिजनेस वाले लोग हैं, उनके बीच में कैसा एक्सपेक्टेशन रहता है बिजनेस के प्रति।
तो पहला पॉइंट पे आते हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस एंड द क्वालिटी एंड द सर्विसेज। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब बिजनेस का जो वर्क किया जा रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, जो फंक्शन है बिजनेस का, वो फेयर हो। क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी सर्विसेज मतलब सही सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। रिगार्डिंग प्राइस, सही प्राइस ली जाए। इन शॉर्ट, अगर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा तो जो प्राइसिंग होती है, जो गुड्स की क्वालिटी होती है, सर्विसेज होती है, वो सही हो। रोमन नंबर 2, जो एटमॉस्फेयर होता है कंपटीशन का, उसे हेल्दी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाए और एथिकल बिहेवियर किया जाए। मतलब बिजनेस जो हम चला रहे हैं एक सिमिलर टाइप का, हम लोग एक दूसरे की बुराई ना कर अपने अपने बिजनेस को ग्रोथ, अपने अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से ऑपरेट कर सके, जिससे किसी की हार्म ना हो। कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर आप सिमिलर टाइप के बिजनेस करते हो। तो रोमन नंबर पॉइंट 3 में देखिए, कोऑपरेशन अमंग द कॉम्पिटिटर्स टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंटायर इंडस्ट्रीज। मतलब हम जब सिमिलर टाइप के एक सेम टाइप के इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, सिर्फ में ही नहीं, सभी लोग ग्रोथ करें, हमारे साथ जितने लोग कॉम्पिटिटर्स हैं वो सभी ग्रोथ करें। एक दूसरे को मतलब कि दबा कर, दैट मीन्स द बुराई कर या बिजनेस को खराब कर हमें आगे बढ़ना, ये हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं कहलाता। तो एक एसोसिएट और कॉम्पिटिटर्स बिजनेस से यही एक्सपेक्ट रखता है कि हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें फेयर तरीके से, जिससे किसी और को भी हार्म ना हो और सभी ग्रोथ कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक बिजनेस इंटरप्राइजेस से? यहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि इनके बिना हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट नहीं किया जा सकता। आते हैं फर्स्ट रोमन नंबर पॉइंट में, अगर किसी कंट्रीज में बिजनेस हो रही हो तो उस बिजनेस को मतलब जो बिजनेस कंट्री की जो लॉ है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से काम करना होगा। दैट मीन्स टू फॉलो द लॉज एंड द रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। टाइम पर सही तरीके से टैक्स पे किया जाए। रोमन नंबर पॉइंट 2, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड इन टाइम। रोमन नंबर 3, करप्शन को हटाया जाए, टू अवॉइड द करप्शन पब्लिक सर्वेंट्स। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनके पास से करप्शन हटाओ, क्योंकि ये करप्शंस और भी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को। एंड नंबर 4, टू मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। जो हमारे कंट्रीज़ में रिसोर्सेज बहुत कम है, उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। 5th, टू असिस्ट in solving the national problem like poverty, unemployment, unbalanced regional growth etc. जो कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स होती है, जो कंट्रीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उन जैसे कि करप्शन हुआ, करप्शन के बारे में आप देख सकते हैं, करप्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशंस है, अनबैलेंस ग्रोथ है, उन सब चीज़ों को भी सॉल्व किया जा सके। ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है बिजनेस से। एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी लास्ट पॉइंट नंबर 6, टू अवॉइड द मोनोपोली एंड द कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर। यहाँ पर गवर्नमेंट यही एक्सपेक्ट रखता है बिजनेस से, किसी तरह का मोनोपोली, मतलब हमारा अकेला का बिजनेस, मतलब उस जगह उस एरिया में सिर्फ हमारा एक बिजनेस चले, में किसी बिजनेसमैन का अकेला का बिजनेस ना हो, वहाँ पर और भी लोग हों, उस तरह का बिजनेस ना हो। यानी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मोनोपोली का मतलब होता है वन सेलर, ओनली वन सेलर बिजनेस वहाँ पर क्रिएट ना हो, किसी भी कंट्रीज़ या किसी भी एरिया में क्रिएट ना हो। और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सिर्फ अपना अकेला एक कोई बिजनेस अपना अकेला इकोनॉमिक पावर क्रिएट ना करे, जिससे सोसाइटी को हार्म हो सकती है। अगर मोनोपोली या इकोनॉमिक पावर में ग्रोथ आया किसी पार्टिकुलर बिजनेस का, तो वो बिजनेस मन चाह पब्लिक से पैसा ले सकती है, हार्म करेगी इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक सिस्टम को। इसीलिए गवर्नमेंट इस पर
अवॉइड करने को कहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, दैट मीन द सोसाइटी। सोसाइटी हमेशा चाहेगा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन से जो बिजनेस के द्वारा होती है। रोमन नंबर 2, यहाँ पर वैसी सोशल डिजायरेबल प्रोडक्ट मार्केट में आए जिससे नेशन का इंटरेस्ट और प्रॉपर्टीज अच्छी हो, माने अकॉर्डिंग टू द नेशन इंटरेस्ट एंड द प्रॉपर्टीज। सोसाइटीज़ को हार्म ना करे, ऐसे प्रोडक्ट हो जो सोसाइटी को सेफ रखे। जो वीकर सेक्शन है, रोमन नंबर 3, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटीज़ के, उन्हें एम्प्लॉयज़ मिले, कोई अदर्स फील्ड में एम्प्लॉयमेंट मिले जिससे वो काम कर सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमेशा बढ़ाया जा सके एजुकेशन के द्वारा, मेडिकल के द्वारा, कल्चर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सोसाइटीज़ की और भी एक्सपेक्टेशन होती है जो वो बिजनेस के प्रति रखती है। चैरिटेबल फंड या किसी तरह का पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी हो, उसमें वो बिजनेस इंटरप्राइजेस डोनेट करे। नंबर 6, सोशल एंड द कल्चर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें जिससे किसी भी सोसाइटीज़ की सोशल वैल्यूज़ और कल्चर खराब ना हो, नष्ट ना हो। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जॉब वीकर सेक्शन के थ्रू देख सके हो, और भी हैं, मैंने दैट मीन्स बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। लास्ट पॉइंट, टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूड द राइट ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रंस। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करें, औरतों और बच्चों का सम्मान करें। यहाँ पर औरतों बच्चों का सम्मान, दैट मीन्स द यहाँ पर जो बिजनेस है, बच्चे से कोई किसी तरह का कार्य ना करा जाए। मेन और वोमेन दोनों ही बिजनेस में इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। जिस तरह से मेल को जितनी सैलरी दी जाती है किसी काम के लिए, उस काम के लिए वोमेन को भी उतनी ही सैलरी मिले, उनको भी वैसा मान और सम्मान मिले।